जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, और ये वीडियो रहेगा कक्षा 12 हिंदी साहित्य में जो अलंकार है उसके बारे में। तो सबसे पहले अलंकार का प्रश्न बनता है, अलंकार की परिभाषा। तो हम कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण, धर्म, तत्व, उनको हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, जबकि तीसरा भेद भी माना जाता है जो है उभयालंकार। तो हिंदी साहित्य में जो पहला ही अलंकार है वो अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। क्या है अन्योक्ति अलंकार? सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें। तो परिभाषा बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बनाई है कि जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, अन्य प्लस उक्ति, तो वहां अन्योक्ति अलंकार है। कहने का मतलब यह है कि अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण मैंने दिया है, बहुत ही सरल उदाहरण है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लीजिए काली हमारी बार। तो इस प्रकार ये इसका उदाहरण है। दूसरा, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, अली कली सो वेंदियो आगे कौन हवाल। तो ये भी जयपुर के राजा के लिए लिखा हुआ एक कवि का दोहा। और नवोडा रानी के प्रेम पास में जब राजा बन जाते हैं तो कवि उनको जागृत करता है कि इस प्रकार यदि आप प्रेम में पड़े रहे तो इस राज्य का क्या होगा। तो कही बात कुछ और जा रही है, समझाई कुछ और जा रही है, तो अन्योक्ति है। इसके बाद है समासोक्ति अलंकार। और समासोक्ति अलंकार क्या कहता है कि जहां पर कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्ण। देखिए अन्योक्ति में क्या था, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्ण, जबकि समासोक्ति उसका उल्टा है। इसमें होता है कि अप्रस्तुत का वर्ण किया जाता है किसके द्वारा? प्रस्तुत के द्वारा। तो समानता के कारण, जैसे उदाहरण यहां पे दिया है, उदाहरण देखिए कि कुमुदनी हूं प्रफुल्लित बहिर सांझ कलानिधि जोई। कलानिधि का अर्थ यहां पर सूर्य है। वन वन उपवन छाया उन्मन उन्मन गुंजन, नव वय के अलियों का गुंजन। तो नव वय के अलियों का गुंजन का मतलब यहां पर है नए नए जो कवि लोग हैं उनके लिए आया है। तो यहां पर प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन हुआ है। जबकि दो चीजें आप याद रखें कि अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्ण, तो वहां पर अन्योक्ति, और प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का वर्ण, तो वहां पर समासोक्ति। तीसरा अलंकार है मिलता जुलता विशेषोक्ति। और विशेषोक्ति क्या कहता है? जहां कारण के होने पर भी कार्य न हो। अब देखिए यह विभावना का उल्टा है कि जहां कारण होने पर भी कार्य न हो तो वहां होता है विशेषोक्ति, लेकिन जहां कारण होने पर भी काम न हो तो विशेषोक्ति, और जहां पर बिना कारण के ही कार्य हो रहा हो तो वहां होता है विभावना। दोनों को ध्यान से देखें। जहां कारण के होने पर भी कार्य न हो, कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है। जैसे पानी बीच मीन प्यासी, मछली पानी के बीच में फिर भी प्यासी है। मोई सुन सुन आवे हंसी, और ये सुनकर मुझे हंसी आ रही, मतलब पानी है लेकिन मछली प्यासी है। फिर दूसरा है कि देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासे की प्यासी। मेघ यानी बादल, यहाँ पे मेघ है वो आंखों के लिए, लेकिन फिर भी नायिका है वो प्यासी की प्यासी है। तो यहाँ पर कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है। और विभावना देखिए, आगे का अलंकार विभावना। और विभावना क्या कहता है? जहां बिना किसी कारण के ही कार्य हो। ऊपर तो क्या था कि कारण था, कार्य नहीं हो रहा था, और यह कार्य हो रहा है लेकिन कारण कोई है ही नहीं। जैसे उदाहरण देखिए, यह विभावना, यहाँ पे मैंने लिखा है विभावना विशेषोक्ति का उल्टा होता है। अब उदाहरण फिर कहना चाहूंगा कि आपको परिभाषा कई जगह मिल जाएगी, उदाहरण कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन कौन सा अलंकार है, उसकी क्या परिभाषा है, क्या विशेषता, कौन किसका उल्टा है, यह शायद हर जगह नहीं मिले। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बढ़ जोगी। यह आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा था।
आनन रहित सकल रस होगी। तो यहाँ पर क्या है, बिना पैरों के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना हाथ होते हुए भी विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है, मुख नहीं है लेकिन कई रसों का स्वाद ले रहा है, जीविया नहीं है लेकिन फिर भी वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो मतलब यहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, विभावना है। फिर है निंदक निरिये राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो बिन पानी साबुन के है वो स्वभाव को निर्मल कर रहा है, कौन? वो करता है निंदक व्यक्ति। इसके बाद है मानवीकरण अलंकार। और मानवीकरण में सीधी सी बात है कि जहाँ पर प्रकृति के जड़ या चेतन पदार्थ को मनुष्य के समान या मानव के समान क्रियाकलाप करते हुए बताया जाता है। जैसा मनुष्य करता है वैसा हम प्रकृति के जड़ या चेतन किसी को काम करते हुए बता देते हैं, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। और उदाहरण देखिए कि उषा सुनहले तीर बरसाती। अब उषा है, उसको तीर बरसाते हुए बताया गया है, नायिका के समान यानी एक मनुष्य के समान। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो यहाँ पर मानवीकरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई, सूरज खिला धरा लहलाई। तो फूलों का हंसना, कलियों का मुस्काना, ये भी मानवीकरण अलंकार है। फिर है एक दृष्टांत अलंकार। और दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि जहाँ दो वाक्यों में भिन्न भिन्न बातें, बिंब प्रतिबिंब का भाव, बातें अलग अलग हो लेकिन बिंब प्रतिबिंब का भाव एक जैसी बातें लगती हो, एक दूसरे का बात है वो समर्थन करती हो। जैसे उदाहरण दिया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का होता है वो किसी के साथ रहे, कैसी भी संगति में रहे, उसके ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं हो सकता। जिस प्रकार चंदन का पेड़ होता है उसके सांप लिपटा हुआ रहता है, लेकिन चंदन का पेड़ सांप से कभी विष प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब का भाव मतलब बातें दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों को एक तरीके से समर्थन किया जाता है, सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से। जैसे दूसरा उदाहरण दिया कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। एक बार यदि आपस में मन मुटा हो जाए तो फिर दोनों मन का मिलना बहुत कठिन है। किस प्रकार? रही मन फाटे दूध कोर मथेन माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि यदि दूध एक बार फट जाता है तो उसको कितना भी मत हो आप, उससे मक्खन की प्राप्ति नहीं की जा सकती। तो बिंब प्रतिबिंब का भाव। और तीसरे में क्या कहा? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो यहाँ पर भी कहा है कि अभ्यास करने से मूर्ख आदमी भी ज्ञानी हो जाता है। जिस प्रकार कुएं से पानी निकालने के लिए जो रस्सी होती है वो आते और जाते, बार बार आते और जाते शिला के ऊपर भी अपने निशान छोड़ देती है। तो यह था दृष्टांत। अब है प्रतीप। प्रतीप है, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। तो एक अलंकार होता है उपमा। उपमा में क्या होता है कि उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है, उपमेय से उपमान को श्रेष्ठ बताया जाता है। जबकि प्रतीप अलंकार में क्या होता है, उपमान को लिज्जत करके, उपमान को पराजित करके, उसको हीन बताकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। उपमा अलंकार में होता है क्या? हालांकि होना भी यही चाहिए कि हमेशा उपमेय के मुकाबले उपमान श्रेष्ठ होता है, लेकिन इस अलंकार में उपमान को हीन बताया जाता है, लज्जित बताया जाता है और पराजित बताकर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। इसलिए वहां पर प्रतीप अलंकार होता है और यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे उदाहरण दिया है, चंद्रमा को यहाँ पर क्या कहा है? बेचारा। सीए मुख समता किमी करे चंद बापुरु रंग। बेचारा चंद्रमा है, वो सीता के मुख की क्या समता करेगा? तो चंद्रमा उपमान है, सीता का मुख उपमेय है, लेकिन श्रेष्ठ किसको बताया है? सीता के मुख उपमेय को, और चंद्रमा है उस उपमान को लज्जित बताया है। दूसरे उदाहरण दिया, चंद्र उदित हुआ उज्ज्वल सा, सुंदरी मुख हो न सका। अब चंद्रमा उदित हुआ लेकिन वह सुंदरी के मुख के समान उज्ज्वल नहीं हो सका। तो यहाँ पर चंद्रमा है वो उपमान है और सुंदरी मुख है वो उपमेय है, लेकिन उपमान को यहाँ पर हीन बताया है और उपमेय को श्रेष्ठ बताया है। फिर है व्यतिरेक अलंकार। और व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय को श्रेष्ठ तो बताया जाता है उपमान से, लेकिन कारण सहित।
लेकिन प्रतीप में कोई कारण नहीं बताया जाता, व्यतिरेक में कारण बताया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा था कि जहां गुणों या विशेषता की अधिकता के कारण सकारण उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया है, साधु ऊंचेल सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। और फिर दूसरा दिया, का सरवरी तेव दयु मयंकु चांद कलंकी व निष्कलंकु। तो यहां पर क्या उपमा दूं मैं, क्या उपमा दूं? तो यहां पर चांद में जो दाग है उसके कारण उपमेय उपमान का यहां पर तिरस्कार हुआ है कि चांद में तो कलंक है, लेकिन जो चेहरा है उसमें किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। तो यहां पर सकारण उपमान से उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इस प्रकार अलंकार का चैप्टर था। यहाँ पर हिंदी अनिवार्य अलंकार में अनुप्रास अलंकार का भी मैंने यहाँ पे पार्ट रख दिया है। अनु प्लस प्र प्लस आस, अनु का अर्थ होता है बार बार और प्र प्लस आस का अर्थ होता है कि वर्णों का आना, अर्थात जब एक ही प्रकार के वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास के मैंने यहाँ पे कुछ भेद दिए हैं कि अनुप्रास के भेद में छेकानुप्रास होता है, वर्त्यानुप्रास होता है, लाटानुप्रास होता है, अंत्यानुप्रास होता है, सुरत्यानुप्रास होता है। कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, रघुपति, राघव, राजा राम, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, या कालिंदी, कुल, कदम की डारिन। इस प्रकार से कुछ उदाहरण दिए हैं। फिर इसमें यमक अलंकार है कि जहाँ एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसका यदि अर्थ भिन्न होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया कि काली घटा का घमंड घटा, माला फेरत जुग भयार, गया न मन का फेर, मन का कर का मन का डार केर, मन का फेर। तो यहाँ पर घटा घटा दो शब्द है, इनके दोनों के अलग अलग अर्थ है। मन का इनके भी अलग अलग अर्थ है। फिर श्लेष अलंकार है कि जहाँ किसी वाक्य में एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ श्लिष्ट हो या चिपके हुए हो, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती, मानुष और चून के संदर्भ में पानी के अलग अलग अर्थ है। फिर है चरण धर चिंता करत चितवन चारू और, सुबरन को खोजत फिरे कवि कामी अरु चोर। तो कबीर, कामी और चोर, इन तीनों के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ अलग अलग है। संदेह अलंकार में जब समान गुण, धर्म या विशेषता के कारण उपमेय में उपमान का संशय हो जाए या संदेह हो जाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। हम तय नहीं कर पाते हैं कि उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यह काया है या शेष उसी की छाया है, क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया। ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती, पता नहीं लगा। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान में क्या होता है कि दो वस्तुओं को देखकर, दोनों एक जैसी वस्तुएं, एक जैसे गुण हैं, एक जैसे धर्म है, एक जैसी विशेषता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है और भ्रम के कारण उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। जो चीज है नहीं उसको हम भ्रम के कारण मान लेते हैं, तय कर लेते हैं। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही सुख हुआ मौन, सोचता है ये अन्य सुख है कौन। इसके बाद विरोधाभास में क्या होता है कि जब किसी वस्तु का वर्णन करने पर विरोध न होते भी विरोध का आभास हो। विरोध होता नहीं है लेकिन विरोध का आभास होता है। यह प्रश्न पूछा गया था, या अनुरागी चित्त कीर गति ने समझे कोय, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। फिर दूसरा उदाहरण, विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत। वक्रोक्ति अलंकार, वक्र का मतलब होता है उल्टा, यानी वक्र उक्ति। ऐसी बात, वक्रोक्ति शब्द वक्र और उक्ति से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसी उक्ति जो सामान्य से अलग हो, अर्थात जहां जानबूझकर वक्ता की कही गई बात का श्रोता अन्य अर्थ ले ले। वक्ता कुछ और कह रहा है, श्रोता कुछ और ले रहा है। उदाहरण देखिए, वक्ता ने वक्ता से पूछा को तुम, वक्ता ने कहा हम घनश्याम हैं। श्रोता क्या कह रहा है, तो घनश्याम हो तो कहीं जाकर बरसो। तो यहां पर घनश्याम का मतलब नाम है उसका, लेकिन श्रोता ने उसका अर्थ क्या लिया, बादल।
अब क्या हुआ, एक व्यक्ति के हाथ में कबूतर देख कर दूसरे ने पूछा, एक कबूतर दे के हाथ में पूछा कहाँ अपर है। अपर मतलब दूसरा। और उसने क्या जवाब दिया, कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। अपर का मतलब यहां पर बिना पंख वाला ले लिया, तो दूसरा अर्थ ले लिया। अतिशयोक्ति में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय का वर्ण बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया है। दूसरा उदाहरण दिया कि आगे नदी बड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। तो यह भी बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, मैंने दोनों हिंदी साहित्य और अनिवार्य के दोनों के अलंकार आपको यहाँ बता दिए हैं। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दबा के शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।